दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक पर जिससे लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ हमारा देश के नागरिक होने के नाते ये जानना जरूरी है कि हमारे देश की सरकार के ऊपर कितना डेट है, उसने कितना कर्ज ले रखा है, हर साल वो कितना कर्ज ले रही है और जो भी वो खर्च हमारे ऊपर करती है वेलफेयर प्रोग्राम्स में, उससे सरकार के ऊपर कितना बड़ा बर्डन आता है। सरकार के इसी डेट या कर्ज को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए पार्लियामेंट में 2003 में एक एक्ट पास किया गया, एक कानून लाया गया जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, साथ ही साथ भारत के आम नागरिक के लिए भी यह जानना जरूरी है कि किस तरह देश का जो संसद है, संसदीय प्रणाली है, वो सरकार को कैसे नियंत्रित करती है। तो एफआरबीएम जो है वो 2003 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसका काम है फिस्कल डिसिप्लिन को प्रमोट करना, मतलब सरकार जो भी कर्ज लेकर खर्च कर रही है जनता के ऊपर, उसको डिसिप्लिन करना, मतलब कि खर्च को कंट्रोल करना। मान लीजिए सरकार बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को ओवर एम्प्लॉयमेंट देती है, सरकार बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रख लेती है अपने अंडर में, सरकारी नौकर बढ़ा लेती है और उन सरकारी नौकरों का जो खर्च होगा उससे फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा। हर साल अपने खर्च को पूरा करने के लिए सरकार जो उधार लेती है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हर साल बजट में अपने खर्च को पूरा करने के लिए सरकार जो उधार लेती है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये जनरली किस वजह से होता है? सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से, सैलरीज बांटने की वजह से, सब्सिडीज की वजह से, इन सब चीजों की वजह से सरकार के ऊपर रेवेन्यू या फिस्कल डेफिसिट आता है, राइट। तो ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, उस खर्च को कंट्रोल करने के लिए है, सरकार को नियंत्रित करने के लिए है। इट प्रमोट्स फिस्कल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फाइनेंसेस। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, मनमाने खर्च नहीं कर सकती है। अगर करती है तो संसद में उसके खिलाफ आवाज उठने लगेगी बिकॉज ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003। एफआरबीएम जो है इसको रेगुलेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है इट इंश्योर्स इंटरजनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट। देखिए सरकार आज जो उधार ले रही है उसको हो सकता है 20 साल बाद देना हो, सरकार आज जो उधार ले रही है हो सकता है उसको 30 साल बाद देना हो। जरूरी नहीं है आज जो सरकार है वही 30 साल बाद भी हो। तो आज की सरकार ने जो भी डेट लिया है, जो भी कर्ज लिया है, उसका बर्डन आज से 30 साल बाद वाली जनरेशन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज से 30 साल बाद वाले भारत पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो बर्डन ना पड़े, इंटरजनरेशनल ना हो वो बर्डन, इसके लिए ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। इससे लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, मतलब हमारे देश में जो लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, उसको इंश्योर किया जाता है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी और मजबूत होती है। देखिए अब एफआरबीएम जो है इसके अंदर में कुछ टारगेट्स बताए गए। ये टारगेट्स क्या है कि सरकार को 31 मार्च 2021 तक फिस्कल डेफिसिट जो है, जो मैंने बोला कि अपने खर्च को करने के लिए सरकार जो उधार लेगी बजट में, उसको 3% ऑफ जीडीपी तक लाना है। मतलब हमारी जो जीडीपी है इंडिया की टोटल, जो लगभग $4 ट्रिलियन होने वाली है, उसका 3% क्या होना चाहिए? फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। मतलब एक साल में बजट में सरकार ने जो उधार लिया है वो $4 ट्रिलियन का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट साथ ही साथ और क्या इंश्योर करती है कि जो ओवरऑल डेट है, फिस्कल डेफिसिट तो एक साल में लिया गया कर्ज है, मगर ओवरऑल डेट क्या है भाई? जितने सालों से सरकारें, तरह इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ लिया, कुछ डेट राजीव गांधी की सरकार ने लिया, कुछ डेट नरसिम्हा राव की सरकार ने लिया, कुछ डेट बीच में जो सरकारें आई हंग पार्लियामेंट के टाइम की सरकारों ने लिया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया, मोदी जी की सरकार ने लिया, मनमोहन सिंह की सरकार ने, सारी सरकारें तो डेट लेती आई। तो इंडियन इकोनॉमी पर, यूनियन गवर्नमेंट पर डेट जो है वो 40% से ज्यादा ना हो जीडीपी का। जीडीपी के 40% से ज्यादा अगर डेट है तो उसको कम करना है हमें। और जनरल डेट जो इंडियन इकोनॉमी में है, जनरल डेट का मतलब है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया कर्ज और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया गया कर्ज दोनों ही जोड़ दिए जाते हैं। वो जनरल डेट 60% से ज्यादा ना हो जीडीपी का बाय 2024-25। एडिशनल गारंटीज, मतलब सरकार जो गारंटीज देती है अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा उन्होंने सिक्योर किया उसके लिए सरकार गारंटी देती है, वो भी 0.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अवॉइडिंग द एक्सीडिंग ऑफ फिस्कल टारगेट्स आफ्टर द स्पेसिफाइड टारगेट डेट्स। 2003 में ये लाया गया था। अब देखिए 2003 के बाद पहला जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 2008-9 का। 2008-9 में आप जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, भारत में भी आर्थिक मंदी थी। उस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए भारत सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ा। अब जब ज्यादा खर्च करना पड़ा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, राइट। फिर से एक बार रिवाइज किया गया कि भाई हम 2008-9 में तो ये टारगेट नहीं अचीव कर पाए, अब हम 2012 में इसको अचीव करेंगे। फिर गवर्नमेंट नहीं कर पाई, फिर से रिवाइज किया गया, उसको अमेंडमेंट किया गया कि 2015 में कर लेंगे। 2015 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में जीएसटी आ गया। गवर्नमेंट ने बोला इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने किए हैं, हम अभी भी इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, 2018 में भी वो अचीव नहीं कर पाए। 2018 के बाद उन्होंने बोला 2021 या 21 में कर लेंगे। 2020 में कोविड आ गया, फिर से गवर्नमेंट फिस्कल टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाई और आज भी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 2003 के टारगेट 3% के टारगेट से ज्यादा है, राइट। तो गवर्नमेंट को इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना पड़ा है। द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग एनुअल टारगेट्स, कि भाई हर साल के वो टारगेट यूनियन गवर्नमेंट खुद देगी, राइट, कि हम इस साल में इतना कम करेंगे अपने फिस्कल डेफिसिट को, फॉर द रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन केस इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। साथ ही साथ एफआरबीएम में एक एस्केप क्लॉज भी जोड़ा गया। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पर बेस्ड है। मानसून नहीं आया तो सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पर, लोन वेव ऑफ करने पड़ेंगे, फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो खाद्यान्न है, हमारा जो फूड स्टोरेज है, उसको भी खाली करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड को, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। हम वेलफेयर स्टेट है तो गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी केस में अगर नेचुरल कैलेमिटी हो, किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी आई हुई हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो, हम वॉर लाइक कंडीशन में हो, या जीएसटी जैसा कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने कर दिया हो, तो ऐसे समय में, या फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो गई हो, तो ऐसे समय में एस्केप क्लॉज दिया गया है 0.5% का, आधा परसेंट। मतलब अगर आपका टारगेट 3% है तो आप 3.5% तक फिस्कल डेफिसिट कर सकते हो, बट आगे जाकर के आपको उसको रिकवर करना पड़ेगा। किस केस में? अगर आपके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, अगर आपके देश में वॉर छिड़ गया हो, क्योंकि हमारे दोनों तरफ हमारे बहुत पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, राइट। उसके अलावा हमारे देश में अगर कोई बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हों, साथ ही साथ या फिर हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई हो, ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम 0.5% ऑफ द जीडीपी तक डिविएशन कर सकते हैं। ये किस चीज की वजह से है? ये एक तरीके का एस्केप क्लॉज है अंडर एफआरबीएम, ठीक है। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करता है। द गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट बाय एटलीस्ट 0.25% ऑफ जीडीपी in response to significant real output growth. While deviations from fiscal deficit and debt targets occurred due to the COVID-19 crisis, the government has not proposed amending the FRBM Act. FRBM Act को further amend नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2025-26 तक हम 4.5% फिस्कल डेफिसिट कर देंगे। आप सभी को पता है कोविड के समय गवर्नमेंट को बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस देने पड़ गए, और उन रिलीफ पैकेजेस की वजह से जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है उस साल का 2021 का, वो 9.5% ऑफ जीडीपी हो गया, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। कम करते करते 2025-26 तक 4.5% करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। अब देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से किया जाए, भारत सरकार किस तरह से खर्च करे, इसके ऊपर कई सारी कमिटीज बनी है जिन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए। जैसे 1986 में एलके झा कमेटी बनी। देखिए पहली बार सरकार सोवरेन डेट क्राइसिस में फंसी थी, ठीक है, तो एलके झा कमेटी ने उनको सजेस्ट किया था कि जीरो बेस्ड बजटिंग को इंट्रोड्यूस करो। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? जब सरकार अपने पूरे सरकारी तंत्र को बुलाती है और कहती है कि अपने एक एक डिपार्टमेंट से बोलो कि खर्च को रिव्यू करें, अपने एक एक खर्च को रिव्यू करें और रिपोर्ट पेश करें, ठीक है, तो इसे हम जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। मतलब पिछले साल के हिसाब से आपके डिपार्टमेंट में खर्च नहीं किया जाएगा, आपको एक एक खर्च का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। स्क्रैच से जब हम बजटिंग करते हैं तो उसको हम जीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं। साथ ही साथ एलके झा कमेटी ने यह भी बताया कि आप जो सब्सिडीज अपने मार्जिनलाइज्ड क्लास को दे रहे हो, वल्नरेबल सेक्शन को दे रहे हो, उसको एक बार रिव्यू करो। राजा चेलैया कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिफॉर्म्स पर आई थी 1992 में। इन्होंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमें
बढ़ाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से टैक्स इवेजन को कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज अगेन इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा और नॉन मेरिट टू मेरिट सब्सिडीज देनी पड़ेगी। जैसे कि कई बार हम ऐसी सब्सिडीज देते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता है, तो हमें ऐसी सब्सिडीज देनी है जिनका डायरेक्ट फायदा हो, राइट। जैसे जो इनकम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए, बट वो पहले लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी। ये मैं 1992 की बात कर रहा हूं, लेट मी टेल यू, तब कोई डिजिटल इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, तब कोई डिजिटल इंडिया नहीं चल रहा था, लोगों के पास डायरेक्टली उनका पैसा नहीं पहुंचता था, सब्सिडी नहीं पहुंचती थी, बीच में जो सरकारी तंत्र है उसको खा जाता था। पांचवा पे कमीशन जो है उसमें नॉन प्लान गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटाने की बात कही गई, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बढ़ाने की बात की गई। इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को भी बढ़ाया गया था, उनको एक तरीके का इंसेंटिव दिया गया था कि भाई फिफ्थ पे कमीशन में आपकी सैलरीज को बढ़ाया जा रहा है, अब आप ज्यादा एफिशिएंटली काम करिए, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ डाउन साइज एंड राइट साइज वर्क फोर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब ओवर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है लोगों को, जितने लोग जरूरी हैं केवल उतने ही लोगों को एम्प्लॉय करना है, जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना है, और जरूरत पड़े तो लोगों को कम कर देना है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन बना 2014 में, उन्होंने बोला कि अपने गवर्नमेंट सब्सिडीज को रिव्यू कर दे, कि गवर्नमेंट सब्सिडीज लगातार हमारे यहां चर्चा का विषय बना रहा है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट सब्सिडीज जो दी जा रही हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, राइट। इसके अलावा इन्होंने बोला बेटर टारगेटिंग एंड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज। इसके बाद ही डिजिटल इंडिया आया, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया, आधार और सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हुए। आप जानते हैं जनधन आधार मोबाइल जैम योजना के बारे में। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि स्टेट्स का शेयर जो है फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट्स का शेयर बढ़ाया जाए। पहले जो 26% केवल दिया जाता था वो बढ़ा करके 41% कर दिया गया, राइट। एनके सिंह कमेटी बनी फिर एफआरबीएम पर। एनके सिंह जो थे वो 15 फाइनेंस कमीशन के हेड भी थे, चेयरपर्सन भी थे। लेट मी टेल यू, एनके सिंह रिव्यू कमेटी, जिसने एफआरबीएम को रिव्यू किया कि भाई एफआरबीएम एक्ट आने से क्या हमें वाकई में फायदा हुआ है, क्या सरकार रिस्पॉन्सिबल हुई है, तो बिल्कुल हुई है। 2017 में एक कमेटी आई थी। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, इनमें से कोई भी आपसे उठा करके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, साथ ही आपके वैल्यू एडिशन का काम करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में भी। तो एस्टैब्लिश अ क्लियर फिस्कल रोड मैप फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यूज फिस्कल डेफिसिट एज द प्राइमरी टारगेट फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। इसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिसेंटली 2021-22 की बात मैं कर रहा हूं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है, उसने बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रैशनलाइज करना है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज करके पब्लिक एक्सपेंडिचर की इफेक्टिवनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था वो रघुराम राजन जी ने दिया था। उन्होंने बोला था कि हमारे देश को एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की जरूरत है, हमें एक फिस्कल काउंसिल की जरूरत है जो इंडिपेंडेंट हो। बट जब हमारे देश में फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल बनी तो उसके चेयरमैन खुद हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन गए, राइट। मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की गलती से ही फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, और उसको रिव्यू करने के लिए जो फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल जो बन रही है उसके चेयरपर्सन भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही बन जा रहे हैं। मतलब चोर ही क्या है, कोतवाल, राइट। तो एफएसडीसी was set up in December 2010, 2008 में रिकमेंडेशन दिया था, 2010 में प्रणब मुखर्जी ने एफएसडीसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर दिया था। यूनियन गवर्नमेंट एज अ नॉन स्टैट्यूटरी मेजर इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 टू एड्रेस सिस्टमिक रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएसडीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनिशियली इसमें चेयरमैनशिप जो थी वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास थी, आज भी उन्हीं के पास है, और मेंबर्स जो चुने गए थे वो सारे के सारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि आरबीआई का जो हेड है, इरडा का जो हेड है, सेबी का जो हेड है, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का जो हेड है, यही सारे के सारे लोग जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनको मेंबर बना दिया गया था। अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे के सारे एफएसडीसी के मेंबर्स थे। इसको फर्दर कुछ लोग ऐड किए गए 2018 में, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऐड किए गए, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी को ऐड किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन को ऐड किया गया, जिससे इसके होराइजन को और बड़ा बनाया जा सके, और साथ ही साथ इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सके। आईबीसी के चेयरमैन को भी आप देख रहे हैं कि इसमें यूज किया गया, ठीक है।
तो द एफएसडीसी सब कमिटी इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, साथ ही साथ द काउंसिल कैन इनवाइट एक्सपर्ट्स आल्सो टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड। अगर उनका सजेशन चाहिए तो एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा सकता है। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि ऐसे जो लॉज पार्लियामेंट पास करता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी से अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए जनता पर खर्च बढ़ाती चली जाएगी, खर्च करती चली जाएगी, उसको फ्री में पैसा बांटती चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो क्या बनना है कि भाई अगली बार चुनाव में हमें फिर से चुना जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी और चुनाव के पहले वाले सालों में और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। आप उठा करके देख लें ब्यौरा तो आपको पता चलेगा कि चुनाव के एक साल पहले, जब भी भारत में चुनाव हुआ है, उससे एक साल पहले ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सरकार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है जनता को कि वो फिर से हमारी ही सरकार को चुने, राइट। अब इससे हमारी जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली, उसमें भी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए संसद को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वो सरकार के खर्च पर नजर रखेगा और साथ ही साथ लगातार ऐसी कमिटीज बनाई गई जो इस एक्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसके पर्पस को लगातार रिव्यू करती रहेगी। तो इससे इंटरजनरेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सरकार अगर आज खर्च कर देगी तो कल की सरकारों पर उसका बर्डन बढ़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इसलिए एफआरबीएम एक्ट हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आज हमारे देश की सरकार खर्च को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। सो दिस वाज, आई थिंक, अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन एंड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट discussion also. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.